In today's video, we'll discuss the solutions of December 2023 paper of BZYCT 137. So the first question is define the following terms. तो बेटा अगर हम बात करते हैं जीन फैमिली की, तो जीन फैमिली का मतलब है अ ग्रुप ऑफ जीन्स, दो या दो से ज़्यादा जीन्स जो एक दूसरे से रिलेटेड है, आइडेंटिकल नहीं है बट रिलेटेड है. मान लो अगर कुछ जीन्स मिलके हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं या कुछ जीन्स मिलके हमारे स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं. सो दीज ग्रुप ऑफ जीन्स आर नोन एज जीन फैमिली. अ ग्रुप ऑफ जीन्स दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, दे आर रिलेटेड बाय स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. वो स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं, मतलब वो एक ही स्ट्रक्चर या एक ही फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, बट अगेन दे आर नॉट कंप्लीटली आइडेंटिकल टू ईच अदर. नेक्स्ट टर्म इज हेट्रोजाइगस. इफ देर आर टू नॉन आइडेंटिकल और डिफरेंट अलील्स फॉर अ गिवन करेक्टर, तो उसको हम उस इंडिविजुअल को हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए या मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप सबने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो टॉल प्लांट्स F1 जनरेशन में आते हैं, दैट मीन्स एक सिस्टर क्रोमैटिड पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, एक सिस्टर क्रोमैटिड पे जो है वो रिसेसिव जीन प्रेजेंट है. इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन. नेक्स्ट टर्म इज ट्रेस फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं? वो प्रिजर्व ट्रेसेस या वो प्रिजर्व इम्प्रेशन जो हमें प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स या हमारे एंसेस्टर्स या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने में हेल्प करते हैं. ट्रेस फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो वो फॉसिल्स विच रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी या करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक कुछ पार्ट, उसका कोई फीचर, कोई करेक्टरिस्टिक या उसकी कोई एक्टिविटी हमें उससे पता चल रही हो, तो उस फॉसिल को हम बोलेंगे ट्रेस फॉसिल. फॉर एग्जाम्पल ट्रेस फॉसिल्स आर ट्रैक्स और ट्रेल्स या बुरोज या फॉसिल डंग, जिससे हमें बस उनके बारे में उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो. ठीक है जी. नेक्स्ट इज एनियोप्लॉइडी. एनियोप्लॉइडी बेटा वो कंडीशन होती है जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है. ठीक है, मोनोसोमी हो जाना, ट्राइसोमी हो जाना. अब नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से जो क्रोमोसोम थे जिस टाइप में मेटाफेज के बाद जब वो सेपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, टेलोफेज के टाइम में जब वो सेपरेट हो रहे होते हैं, तो उस टाइम में अगर क्रोमोसोम्स प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हुए, नॉन डिसजंक्शन नहीं हुए, और दो क्रोमोसोम जो थे, जैसे अगर ये दो क्रोमोसोम है, एक एक सेल में जाना चाहिए एक दूसरे में, लेकिन मान लो दोनों ही एक सेल के अंदर चले गए, तो अगर इस टाइप की कंडीशन होती है तो क्रोमोसोम नंबर में ऑब्वियसली चेंज आएगा, एंड सच अ कंडीशन इज नोन एज एनोप्लॉइडी. इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज लेस देन द कंप्लीट सेट, तो उसको बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी. If there are additional chromosome, तो hyperploidy. The term nullisomy refers to absence of both the chromosome of a pair. मान लो पूरा जो पेयर था वो एक सेल के अंदर चला गया और दूसरे सेल के अंदर आया ही नहीं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? नलीसोमी. उसी तरह मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ये सारी चीज़ें हैं कि अगर क्रोमोसोम सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर रहा है, अगर 3 आ गए, ट्रिपलेट्स आ गए एक ही क्रोमोसोम के, तो वो हो जाएगी ट्राइसोमी. 4 आ गए तो वो हो जाएगी टेट्रासोमी. ठीक है जी. नेक्स्ट टर्म है स्पेसिएशन. स्पेसिएशन बेटा रेफर करता है डेवलपमेंट या एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़. जब नए स्पीशीज़ बनने लग जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं स्पेसिएशन. अब जो नए स्पीशीज़ बन रहे हैं तो वो क्यों बन रहे हैं? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे फोर्सेस लाइक नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव बैरियर्स. तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दो स्पीशीज़ एक दूसरे से इतना डिफरेंटली इवॉल्व होते गए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम नाउ दोज टू स्पीशीज़ आर इवॉल्व सो डिफरेंटली दैट दे आर नाउ इनकेपेबल टू रिप्रोड्यूस विद ईच अदर. ठीक है. A gradual process by which isolated populations evolved into different species. A species is itself defined a population that can interbreed. एक species का मतलब है अगर एक species के अंदर मान लो बहुत सारे organisms हैं, तो इसका मतलब ये सारे एक दूसरे के साथ interbreed कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर मान लो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इतने डिफरेंट हैं कि अगर सपोज हम इनके बीच में फर्टिलाइजेशन करवाएं भी, तब भी वो नॉन वायबल फर्टिलाइजेशन है, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसको कोई रिजल्ट नहीं है. ठीक है. दैट मीन्स इफ टू ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड सो डिफरेंटली दैट दे आर नाउ इनकेपेबल टू इंटरब्रीड विद ईच अदर, दैट मीन्स दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है. सो अ स्पीशीज itself can be defined as a population that can interbreed. So during speciation the members of a population form two or more distinct population that can no longer breed with each other. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. जैकब और मोनार्ड का अगर हम बात करें तो ओपरन मॉडल उन्होंने दिया था. कंप्लीट डोमिनेंस वो होती है जिसमें एक अलील जो है वो दूसरे अलील को कंप्लीटली मास्क कर देता है, जैसे नॉर्मली डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल हेट्रोजाइगस में ऑब्वियसली ये प्लांट क्या होगा? टॉल. तो एक ये डोमिनेंट जीन ने इसका रिसेसिव जीन का करेक्टर भी मास्क कर दिया, तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट डोमिनेंस. नेक्स्ट है टीलोसेंट्रिक. एक सेकेंड जस्ट, हाँ जी. नेक्स्ट वाला है टीलोसेंट्रिक. टीलोसेंट्रिक मतलब सेंट्रोसोम इज एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम. ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोसोम बिल्कुल एंड पे होता है, तो उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक. सो द नेक्स्ट वन इज पॉलीथेनिज्म. पॉलीथेनिज्म का मतलब होता है जब एक ही जीनोटाइप, एक सेम जीनोटाइप डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करे, डिफरेंट फिनोटाइप्स प्रोड्यूस करे. सो मल्टीपल डिस्टिंक्ट फिनोटाइप दैट अराइज फ्रॉम गिवन जीनोटाइप इज नोन एज पॉलीथेनिज्म.
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन इज टर्मिनल डेफिशिएंसी एंड इंटरस्टिशियल डेफिशिएंसी. तो बेटा टर्मिनल या इंटरस्टिशियल डेफिशिएंसी हो कैसे रही है? आपने क्रोमोसोमल एब्रेशंस का एक टॉपिक पढ़ा होगा. उस टॉपिक में हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें लाइक डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन. क्रोमोसोम के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस अगर आने लग जाए, अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट, मान लो लेट्स से ए बी सी डी, यहाँ पे 4 जीन्स है, इनमें से कोई एक डिलीट हो जाए और हट जाए यहाँ से, या मान लो बी और सी हट गए एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद ए एंड डी, तो ऑब्वियसली जब कोई पार्ट डिलीट होकर हट रहा है, कोई फ्रैगमेंट हट रहा है, तो इट विल लीड टू सम ऑफ द डेफिशिएंसी. सो दीज डेफिशिएंसीज रेफर्स टू द क्रोमोसोमल डेफिशिएंसी व्हिच अकर ड्यू टू डिलीशंस. अब इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स लाइक टर्मिनल डेफिशिएंसी एंड इंटरस्टिशियल. Changes occur in the total amount of genetic material within a single chromosome. When a deficiency occurs, a segment of chromosomal material is missing. अगर क्रोमोसोम के सेगमेंट का कोई भी पार्ट मिस हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी होगी. In other words, it means affected chromosome is deficient of significant amount of genetic material. A chromosomal deficiency will take place when a chromosome break in one or more places and a fragment of it is lost. The piece without the centromere is the one which will be lost and degraded. Therefore, this event produces a chromosome with terminal deficiency. वैसे भी अगर आप एक टर्म टर्मिनल को समझने की कोशिश करो तो उसका मतलब होता है टर्मिनल मतलब एंड्स. ठीक है, तो अगर मान लो ये कोई क्रोमोसोम है जिसपे ए बी सी डी ई, ठीक है, और यहाँ से डिलीशन हुई, यहाँ से ए हट गया, यहाँ से डिलीशन हुई, यहाँ से ई हट गया, लेकिन बीच के जो सेंट्रोमेयर वाला पोर्शन था वो इंटैक्ट रहा, तो हमारे पास बी सी और डी ये एज इट इज रहे, लेकिन कॉर्नर्स में एक से या दो से या एक या दो से ज़्यादा जगहों से डिलीशन हो गई, तो इस टाइप की डेफिशिएंसी को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल डेफिशिएंसी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज interstitial deficiency. If a chromosome get broken at 2 places, it will produce 3 chromosomal fragments. The central fragment may lost and get degraded, and the other 2 pieces may get reattached to each other. This process will create a chromosome with interstitial deficiency. For example, there is again a chromosome A, B, C, D and E. इसके अंदर genes present है. मान लो इसमें 2 जगह से deletions आ गई. ठीक है, अब 2 जगह से डिलीशंस आने की वजह से वी हैव 3 पार्ट्स 1 2 एंड 3. इसमें से ये जो बीच वाला पार्ट है इट गॉट लॉस्ट एंड डिग्रेडेड, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वो आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं. तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट जब रिकम्बाइन होते हैं तो हमारे पास आ गया ए, देन उसके बाद सी डी ई. ठीक है, तो इस टाइप के जिसमें बीच का एक पार्ट डिलीट हुआ, डिग्रेड हो गया, लेकिन बाकी के जो पार्ट थे फर्स्ट और लास्ट पार्ट वो वापस एक दूसरे के साथ रीअटैच हो गए, इस टाइप की डेफिशिएंसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डेफिशिएंसी. नेक्स्ट डिफरेंस इज एनारोबिक कीमो ऑटोट्रॉफ्स एंड एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स. देखो ऑटोट्रॉफ्स आप सबको पता होगा वो ऑर्गेनिज्म या वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड. ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड. अब इसमें हमें ये तो पता है कि ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसमें एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पड़ी हुई है, रटी हुई है, विच इज़ प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. बट आई गेस आपको सबको कीमो ऑटोट्रॉफ के बारे में भी पता होगा. देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं यूजिंग सल्फर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे chemoautotrophs. So autotrophs are capable of producing their own organic molecules by chemosynthesis or photosynthesis. Due to the drop in temperature, synthesis of organic molecules in the sea water stopped. अब हाउ दिस बिगन, जब टेम्परेचर कम होने लग गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अच्छे से बन नहीं रहे थे सी वाटर के अंदर, या फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो नहीं रही थी, सो सम ऑफ द अर्ली प्रोकैरियोट्स इवॉल्व टू कीमोऑटोट्रॉफ्स. कुछ प्रोकैरियोट्स, एंड प्रोकैरियोट्स में हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी आती है विच इज बैक्टीरियाज. दैट मीन्स सम ऑफ द बैक्टीरियाज इवॉल्व्ड एंड बिकम कीमोऑटोट्रॉफ्स विच वर एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑर्गेनिक फूड यूटिलाइजिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस. उनकी बॉडी में जब इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे या कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको वो यूटिलाइज कर रहे थे ऑटोट्रोफिज्म के लिए, मतलब टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. दीज एनारोबिक कीमोऑटोट्रॉफ रिजेंबल प्रेजेंट डे एनारोबिक बैक्टीरिया, और ये आज के डेट में क्या है? एनारोबिक बैक्टीरिया. दे रिलीज CO2 इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है जी, तो वो प्रोकैरियोट्स जो अपनी ही इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट का यूज करके अपना फूड बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, उनको हम क्या बोल देंगे? कीमोऑटोट्रॉफ्स. Aerobic phototrophs use water as a source of hydrogen and carbon dioxide as a source of carbon dioxide. तो बेसिकली ये तो नॉर्मली प्लांट्स की बात हो रही है क्योंकि वो लाइट एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. वो न्यूट्रिएंट क्या ले रहे हैं? वाटर. वाटर में से वो बेसिकली क्या डिराइव करते हैं? हाइड्रोजन. एटमॉस्फेयर से लेते हैं CO2, और जब CO2 में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, रिडक्शन करते हैं, देन दे फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. For the synthesis of carbohydrates in the presence of solar energy, the first aerobic autotroph were cyanobacteria. That means the blue-green algae like forms which had chlorophyll. They released oxygen in the atmosphere as a
बाई प्रोडक्ट। तो एनारोबिक वाले ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे, वो CO2 रिलीज कर रहे हैं, और एरोबिक वाले ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो अगर हम मेन एक बार डिफरेंसेस देखें तो एक डिफरेंस है सबसे पहला एनर्जी सोर्स में। फोटोऑटोट्रॉफ्स क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं, और कीमोऑटोट्रॉफ इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स यूज़ करते हैं जैसे कि सल्फर या सल्फाइड्स। कार्बन सोर्स फोटोऑटोट्रॉफ्स जो है वो CO2 यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, फोटोऑटोट्रॉफ्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, बट कीमोऑटोट्रॉफ्स नहीं कर रहे, वो CO2 रिलीज कर रहे हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात करें तो फोटोऑटोट्रॉफिज्म जो है वो ऑब्वियसली इट ओनली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो दीज ऑर्गेनिज्म, दीज साइनोबैक्टीरिया और दीज प्लांट्स can perform this mode of nutrition only in the presence of sunlight, whereas chemoautotroph can grow in extreme environment where light doesn't reach. एग्जाम्पल हो गए ग्रीन प्लांट्स, एल्गे, साइनोबैक्टीरियाज, ये हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स के। कीमोऑटोट्रॉफ्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच इज अ नाइट्रोसोमोनस। तो देर इज वन मोर डिफरेंस बिटवीन फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोऑटोट्रॉफ्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो पॉइंट आपको इजी लगे वो आप लर्न कर सकते हो। बस ये याद रखना, इसमें इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्सेज जो है वो मेनली हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, अमोनिया, फेरस आयंस, ये सारी चीज़ें ये यूज़ करते हैं टू मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट है प्री मीटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म्स एंड पोस्ट मीटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स, ये हम कर चुके हैं दिसंबर 2022 के पेपर में। नेक्स्ट कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई गेस ये वाला पार्ट बहुत ही ईजी है, जो आप लोगों को पहले से भी थोड़ा सा क्लियर ही होगा। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब है जैसे सिंपली हम मोनोहाइब्रिड में पढ़ते हैं, अगर एक प्लांट है टॉल, एक है स्मॉल, और हमने इनको फर्टिलाइज करवाया, F1 जनरेशन हमें मिली कैपिटल T स्मॉल t, एंड इसका जो हम फिनोटाइप देखेंगे वो क्या होगा, दीज प्लांट्स आर कंप्लीटली टॉल। दैट मीन्स ये जो डोमिनेंट जीन है ये कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और रिसेसिव जीन को मास्क कर रहे हैं। इस टाइप के डोमिनेंस को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के डोमिनेंस को हम बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमें ऐसा नहीं मिलता, अगर हमें मिलता समवट लाइक दिस कि ये है टॉल प्लांट, ये है शॉर्ट प्लांट, F1 जनरेशन में जो हमें हेटेरोजाइगस जीनोटाइप मिला, इसकी अगर हम हाइट देखें तो ये समथिंग मीडियम हाइट प्लांट होता। दैट मीन्स इस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा पूरे तरीके से, तो इस टाइप के जीन, इस टाइप के डोमिनेंस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है जी, तो लेट अस बिगिन विद द थ्योरी पार्ट। Complete dominance inferred by Mendel refers to the type of dominance in which one allele completely masks the expression of the other allele. तो जो मास्क कर रहा होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जिसको मास्क कर रहा होता है उसको बोलते हैं रिसेसिव। द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग कंप्लीट डोमिनेंस इज हेटेरोजाइगस। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी वो पूरे तरीके से जो डोमिनेंट जीन है, एज आई टोल्ड, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अगर ये प्लांट कंप्लीटली टॉल ही है तो दैट मीन्स इस डोमिनेंस को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डोमिनेंस। अ डोमिनेंट फीचर ऑफ अ ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अलील ए एंड इट्स रिसेसिव फीचर, लेट हमने ले लिया स्मॉल ए। होमोजाइगस कंडीशन हुई कैपिटल ए, वो एक स्पेसिफिक फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्मॉल ए, उसका हमने कॉन्ट्रास्टिक फिनोटाइप ले लिया। व्हेन बोथ द अलील्स अपीयर टुगेदर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो जो स्मॉल ए का एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली मास्क हो जाएगा बाय कैपिटल ए। तो इस कंडीशन में इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीटली डोमिनेंट रिलेशनशिप। आप इसको कोई भी अपने जेनेटिक्स पढ़े हुए, आप अपने साइड से कोई भी एग्जांपल, कोई भी सिंपल एग्जांपल जो आपको याद हो, जो आपको इजी लगे, आप वो पुट ऑन कर सकते हो, दैट इज फेयर इनफ। नाउ अनदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू alleles were discovered by Carl Correns in 1900 while experimenting with 4 o'clock plant, that is Mirabilis jalapa. When he crossed the homozygous plant with red flowers with the homozygous plant with white flowers, जब उन्होंने रेड फ्लावर वाले प्लांट को व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाया तो फर्स्ट जनरेशन में क्या मिली, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये है रेड और ये है वाइट। अगर यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस होती तो कंप्लीट डोमिनेंस में जो हमें F1 जनरेशन मिलती वो F1 जनरेशन में भी क्या होता, रेड होता, बट यहाँ पे F1 जनरेशन में रेड नहीं था, F1 जनरेशन में हमें कलर मिला पिंक। ठीक है, तो उस टाइम पे तो ये भी सोचा गया दैट मीन्स मे बी इट इज़ ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स, कि एक रेड जीन है एक वाइट जीन है, जब मिक्स करा तो मे बी करेक्टर्स ब्लेंड हो रहे हैं एंड दिस ब्लेंडिंग लीड्स टू अ कलर नोन एज पिंक कलर्ड प्लांट। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि अब ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स अगर हो गई है तो मतलब अब ये जो प्लांट है इनके जो जीन्स है वो पिंक टाइप के हैं, तो अगर इनको सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे तो हमें सारे पिंक ही मिलने वाले हैं। ठीक है, बट जब उन्होंने इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, एक सेकेंड, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमें मिला कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तब उन्होंने देखा कि हमें रेड भी मिल रहा है, पिंक भी मिल रहा है और वाइट भी मिल रहा है। दैट मीन्स ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं हुई थी, कुछ जीन अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अपने आप को इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस करा था। तो दिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है जी, एक बार इसका थ्योरी देख लेते हैं।
When he crossed homozygous plant with red flowers with a homozygous recessive white flower plant, he noticed a strange phenotype in F1 hybrid. The flower of heterozygous plants were pink instead of being red. He concluded that this is due to an intra-allelic interaction in which dominant allele could express itself partially in heterozygous condition. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि dominant gene जो है वो अपने आप को सिर्फ partially express कर रहा है heterozygous condition में. Since the character appeared to be intermediate between the dominant and recessive, the phenomena was known as incomplete dominance. Further, if selfing is done among F1 hybrid, तो जो F2 generation हमें मिली उसमें हमें क्या क्या phenotype देखने के लिए मिले, रेड, पिंक और वाइट. ठीक है. सो कंप्लीट डोमिनेंस वो होती है व्हेन ओनली वन अलील इज एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप. डोमिनेंट अलील जो है वो कंप्लीटली मास्क करता है रिसेसिव अलील को. इनकम्प्लीट डोमिनेंट में मिक्स ऑफ अलील्स एक्सप्रेस होते हैं फिनोटाइप में और एक नया फिनोटाइप बनता है. या हम बोल सकते हैं कि डोमिनेंट अलील जो है वो कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता हेटेरोजाइगस कंडीशन में. ठीक है. तो कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ वन अलील, तो अगर पर्पल प्लांट कैपिटल पी पर्पल है तो कैपिटल पी स्मॉल पी भी पर्पल ही है. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर कैपिटल आर रेड है, कैपिटल डब्ल्यू वाइट है, तो जो आर डब्ल्यू होगा वो पिंक होगा. ठीक है जी. नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई स्टर्लिटी इज कॉमन इन पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. सो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास अगर एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाए. ठीक है. पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट ही एक्स्ट्रा मतलब डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी ऑफन लीड्स टू स्टेरिलिटी ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट क्रोमोसोम सेग्रीगेशन. अडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम अदर देन डिप्लॉयड सेट कॉजेज सीरियस डिफेक्ट्स इन गमीट फॉर्मेशन थ्रू मियोसिस. अब पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, जब एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए ना, सपोज 2n नॉर्मल हमारा होता है 2n क्रोमोसोम. ठीक है, हम डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन अगर डिप्लॉयड की जगह हम बन जाए ट्रिप्लॉयड, तो जो अगर 2n थे तो गेमीट फॉर्मेशन में क्या हो रहा था, n और n, क्योंकि मियोसिस से होता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. लेकिन अब अगर ट्रिप्लॉयड है तो ट्रिप्लॉयड में इसको हाफ करना इज नॉट पॉसिबल. तो या तो ये होगा कि ये सेपरेट हो ही ना, एक गेमीट में 3n आ जाए और एक गेमीट में कुछ भी ना आए, या फिर ये हो सकता है कि एक गेमीट 2n होगा और एक गेमीट n होगा. अब इस टाइप के जो डिफरेंट गेमीट्स बनेंगे ये या तो नॉन वायबल होंगे, मतलब स्टेराइल होंगे, फर्टिलाइजेशन के केपेबल नहीं होंगे. और अगर मान लो कि ऐसे गेमीट्स को हमने फर्टिलाइज करवा भी दिया तो जो जाइगोट बनेगा वो इतना अनस्टेबल होगा कि वो ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर रन. ज़्यादा टाइम तक वो ऑर्गेनिज्म या वो जाइगोट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है. सो पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्योंकि डिप्लॉइड से ज़्यादा क्रोमोसोम्स हो जाते हैं तो ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं गेमीट फॉर्मेशन में थ्रू मियोसिस. फॉर एग्जांपल, इन अ ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इन विच देयर आर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयरिंग इज अफेक्टेड ड्यूरिंग मियोसिस. देयर मे बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ गेमीट फॉर्मेशन. ये भी हो सकता है क्रोमोसोम स्टेटस ऑफ गेमीट फ्रॉम कैन रेंज फ्रॉम 0 to 3, या तो 0 सेट और 3 सेट, या फिर 1 सेट और 2 सेट. तो मतलब हमें गेमीट 0 सेट का भी मिल सकता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम भी, 2 सेट भी और 3 सेट भी. इट कैन बी एनी टाइप ऑफ गेमीट. If 2 sets of chromosomes form bivalent, the third set remains univalent, and gametes with 2n and n sets of chromosomes are formed. If all the 3 sets remains together, gametes with 3n and 0 set of chromosomes are formed. Even if such gametes are able to perform fertilization, अगर fertilization करवा भी देंगे तो gamete जो होगा वो नॉन वायबल होगा, मतलब जाइगोट जो होगा वो नॉन वायबल होगा और वो स्टेराइल होगा, वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा या वो अपनी टर्न में फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये तो उनके साथ प्रॉब्लम है जहाँ पे ऑड पेयर ऑफ लाइक ट्रिपलेट्स आ गए या पेंटाप्लेट्स आ गए, 3n है, 5n है, वहाँ पे सेग्रीगेशन में प्रॉब्लम है. बट अगर पॉलीप्लॉइडी के अंदर ही 2n नहीं है, वो 4n ऑर्गेनिज्म है, या वो 6n ऑर्गेनिज्म है, या वो 8n ऑर्गेनिज्म है, लाइक इफ इट इज अ टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, तो मियोसिस में ऐसे जितनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि अगर वो 4n ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो गेमीट होगा वो क्या होगा, 2n. ये बेसिकली जो है गेमीट्स तो बन जाएंगे, लेकिन अगेन वही, जब जाइगोट फॉर्म होगा तो जाइगोट फॉर्म होने पे क्योंकि एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम है, पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, तो पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होने की वजह से ये भी इंटर्न क्या होंगे, स्टेराइल होंगे. इनके गेमीट्स भी आप मान सकते हो कि एक अनस्टेबल गेमीट्स है जो कि वायबल नहीं है. यू कैन थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल, जब हम ट्राइसोमीज पढ़ते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी इतने सारे डिफेक्ट्स और इतने सारे डिसऑर्डर्स कॉज कर सकता है. तो अगर एक पूरा सेट एक्स्ट्रा आ जाए तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ फीजिबल थिंग दैट कैन हैपन ईजिली. ठीक है. पॉलीप्लॉइड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ऑफन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और थ्रू वेरियस मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो ज़्यादातर ये हमें देखने के लिए किसमें मिलता है, पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स के अंदर, क्योंकि एनिमल्स के अंदर तो ऐसे एनिमल्स सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे. तो जो प्लांट्स के अंदर हमें पॉलीप्लॉइडी देखने के लिए मिलती है ना, वो ज़्यादातर वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं. कल्टिवेटेड वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलो पॉलीप्लॉइडी. कल्टिवेटेड वीट एक एग्जाम्पल है एलो पॉलीप्लॉइडी का, मतलब कि जहाँ पे पॉलीप्लॉइडी है, और एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमने 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हाइब्रिड बनाए और हाइब्रिड की वजह से ये पॉलीप्लॉइडी बनी है. ठीक है.
कल्टिवेटेड ब्रेड व्हीट इज हेक्साप्लॉइड, मतलब कि वो 6n है, तो 6n मतलब कि 42 क्रोमोसोम जो है वो 6n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप सोच लो 2n को कितने रिप्रेजेंट करेंगे, 14, क्योंकि एक नॉर्मल कंडीशन को तो हम डिप्लॉइड मानते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अ कंप्लीट डिप्लॉइड जीनोम ऑफ 14 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच ऑफ द 3 एंसेस्ट्रल स्पीशीज। तो हम मान के चल रहे हैं 3 एंसेस्ट्रल स्पीशीज थी जिनके हाइब्रिड बने, हाइब्रिड बनने के बाद मतलब देवर 2n 2n एंड 2n, और जब वो हाइब्रिड बन के कंबाइन हुए तो ये आ गया 6n, ठीक है, ये बन गया हेक्साप्लॉइड। The 42 chromosome allopolyploid is thought to have originated through hybridization. For example, यहाँ पे example दिया हुआ है Triticum monococcum wild wheat, जो कि unidentified Triticum species के साथ goat grass के साथ combine करा, तो उसका जो सब स्पीशीज बना उसके पास कितना क्रोमोसोम आ गया, 14 और 14 कंबाइन हुए तो हो गए 28 क्रोमोसोम्स। उसके बाद ये 28 क्रोमोसोम जब वापस हम इसको गोट ग्रास के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तब ये 28 क्रोमोसोम, ये 14 क्रोमोसोम, तो हमारे पास एक हेक्साप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आ गया विच इज हैविंग 42 क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है अनदर एलोपॉलीप्लॉइड रिफानोब्रासिका वर एक्सपेरिमेंटली सिंथेसाइज्ड बाय कार्पेंचिको क्रॉसिंग 2 कॉमन वेजिटेबल्स दैट बिलोंग टू डिफरेंट जेनेरा। उन्होंने 2 वेजिटेबल्स को आपस में एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज करवाया। दीज आर रेडिश एंड cabbage. Both the species have 9 pair of chromosomes. The diploid hybrid has 18, क्योंकि आप एक चीज़ सोचो, जहाँ मियोसिस होती है, जहाँ पे मियोसिस कहाँ होती है, जहाँ गेमीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, गेमीट फॉर्मेशन होगी, मियोसिस होगी, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे। लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ माइटोसिस होती है सेल ग्रोथ के लिए, और अगर सिर्फ माइटोसिस हो रही है तो वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एक मान लो ये रेडिश के पास 9 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, कैबेज के पास भी 9 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो अब जब वो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो हाइब्रिड बनेगा, उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 18 पेयर। The diploid hybrid has 18 chromosome, 9 from each parent, but is sterile and cannot perpetuate itself, largely because of the failure in pairing between the unlike chromosome. अब क्योंकि इसके पास अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है तो उनकी पेयरिंग नहीं हो रही, क्योंकि जब पेयरिंग होती है तो उस टाइम तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं। अब ये 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, 2 डिफरेंट स्पीशीज के क्रोमोसोम्स हैं, तो होमोलोगस नहीं है, इनकी पेयरिंग नहीं हो रही, पेयरिंग नहीं हो रही तो उसके बाद सेपरेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थ्रू सेक्सुअल मीन्स। When the chromosome of the F1 hybrid were doubled, a fertile polyploid named Riphanobrassica was produced with 18 radish and 18 cabbage क्रोमोसोम। तो जब हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो इसके जो फर्टाइल पॉलीप्लॉइड थे, मतलब जब हमने इसको वापस डबल करवाया तो अब 18 क्रोमोसोम्स रेडिश के हैं और 18 क्रोमोसोम्स कैबेज के हैं। बिकॉज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स वर नाउ प्रेजेंट फ्रॉम ईच पेरेंट, पेयरिंग आर क्वाइट रेगुलर एंड हेंस नॉर्मल gametes are produced. This experiment suggested that the possibility of incorporating desirable genotype from 2 different species into a polyploid species. तो इससे हमें ये पता चला कि हम ये कर सकते हैं कि डिजायर हाइब्रिडाइजेशन में तो होता ही ऐसे है ना, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, मतलब हाइब्रिड का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन, मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट या 2 लेस क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर। अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट Riphanobrassica has a foliage of radish and the roots of cabbage. तो अगर हम देखें तो इसकी जो रूट्स है वो कैबेज की तरह है और जो ऊपर का फोलिएज वाला पार्ट है वो रेडिश की तरह है। बट नेवरदलेस दिस एक्सपेरिमेंट हैज शोन अ नोवेल वे ऑफ परपेट्युएटिंग स्टेराइल हाइब्रिड्स। लेकिन हमें इससे ये पता चल गया कि ऐसे जो हाइब्रिड्स बन रहे हैं ये स्टेराइल हैं, मतलब कि ये नॉन वायबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेशली प्लांट्स के केसेस में ये यहीं खत्म हो गए, क्योंकि प्लांट्स के केसेस में हमारे पास पॉसिबिलिटी है एसेक्सुअल मीन्स की, लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम इनको ग्रो कर सकते हैं फर्दर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन एंड सपोर्ट योर आंसर विद अ सूटेबल एग्जांपल। सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो डिफरेंट और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, जैसे ह्यूमंस में मेल्स अलग दिखते हैं, फीमेल्स अलग दिखती है, ऐसे ही कितने सारे बर्ड्स में, कितने सारे एनिमल्स में जो मेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो डिफरेंट होती है, और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो डिफरेंट होती है। ये जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, ये क्यों कर रही है, ये एक तो हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए कर रही है, और इसका दूसरा रोल ये भी है कि अपने काउंटर पार्ट को, अपने जो पार्टनर है उसको अट्रैक्ट करना, इम्प्रेस करना, ठीक है। दिस इज सेक्सुअल सिलेक्शन। वी कैन इजिली ऑब्जर्व वेरी डिस्टिंक्ट एंड स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस इन अपीयरेंस बिटवीन ऑपोजिट सेक्सेस ऑफ वेरियस एनिमल्स, मोर प्रोमिनेंटली इन बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स और बर्ड्स में बहुत कॉमनली हमें डिफरेंसेस नजर आते हैं फिजिकल अपीयरेंस में। बर्ड्स का एक बहुत 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 कॉमन एग्जाम्पल है पीकॉक एंड पीहेन। जो फेदर्स, इतने फेदर्स के साथ मोर डांस कर रहे होते हैं, दोज आर पीकॉक, ठीक है, वो मेल पार्ट्स है। लेकिन अगर यही आप पी हेन्स को देखोगे, फीमेल पार्ट को देखोगे, तो उनके इतने बड़े फेदर्स या फोलिएज नहीं होते, दे डोंट डांस विद द ओपन फेदर्स एंड रेन एंड एवरीथिंग। वो जो पार्ट है वो पिकॉक कर रहे होते हैं,
ठीक है, तो दिस इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. द फ्रेज सिंपली मीन दैट द मेल्स एंड फीमेल्स आर नॉट यूनिफॉर्म इन अपीयरेंस बट प्रेजेंट in two different forms. In general, the male of the species are strikingly different from the females, although there may be exceptions to this rule. ज़्यादातर केसेस में अगर हम बर्ड्स और एनिमल्स के केस में देखें, स्पेशली बर्ड्स के केसेस में, तो जितने भी अट्रैक्टिव फीचर्स या इंप्रेस करने वाले फीचर्स होंगे ना, वो हमें मेल पार्ट्स में दिखेंगे, मतलब मेल ऑर्गेनिजम्स में दिखेंगे. Although there may be exceptions to this rule, the male of the species may be more aggressive या brilliantly colored, या उसके पास elaborate combs होंगे, plumage होगा मतलब अच्छे अच्छे feathers हैं, या horns हैं, या उसकी बॉडी पे ornamental hooks या tusk है जो उसको हेल्प कर रहे हैं सो दैट वो फीमेल को प्रोटेक्शन दे सके या फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योर कर सके. वाई आर द मेल मेंबर्स डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल? तो मेल मेंबर्स डिफरेंट क्यों हैं? तो इसका आंसर डार्विन ने बोला, ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फीमेल्स ऑफ द स्पीशीज सिलेक्ट देयर मेल्स एंड देयरफॉर अ मेल विच इज मोर अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर देन द अदर मेंबर्स ऑफ इट्स सेक्स हैज बेटर चांसेस ऑफ मीटिंग एंड लीविंग बिहाइंड इट्स ऑफस्प्रिंग. तो इसके अंदर क्या होता है, फीमेल हमेशा उस मेल पार्टनर को सिलेक्ट करेंगी जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जिसकी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी होगी और जिसकी वजह से उसकी फैमिली में ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स आएंगे. इन मेल देयर मे बी अ कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन ऑफ सच कैरेक्टर्स विच आर अट्रैक्टिव टू देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स. सेक्शुअल सिलेक्शन कैन बी रिगार्डेड एज कॉम्पिटिशन. इसको हम कॉम्पिटिशन की तरह भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मेल बर्ड्स, अगर सपोज करो हम पिकॉक्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे मेल बर्ड्स या पिकॉक्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ compete करेंगे एंड द वन हु विन्स और द वन हु इज मोर better in his or her performance can be attracted by the peahen. ठीक है, तो अगर हम पिकॉक की बात करें या कई बर्ड्स की बात करें, कभी कभी उनका साउंड्स, कभी कभी उनके डांसेस, कभी कभी उनकी फाइट से ये डिसाइड होता है कि विच मेल इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रोटेक्टिव. So sexual selection appears to be more pronounced in polygamous societies. An off-cited example of sexual selection is the mating behavior of fur seal. अगर हम fur seal देखें, fur seal में जो male parts होते हैं, they are comparatively much larger than the female part. Female organisms. The males of fur seal are at least 1.5 times as long and 6 times as heavy as females. Prior to mating, the sea bulls या fur seals जिनको हम बोलते हैं meet in the breeding ground and engage in a fierce battle. तो बहुत सारे जो males होते हैं, जो fur seal males होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ fight करते हैं and the one who wins can win the sexual race as well. Many males die in the encounter and some run away from the scene. So this was the example of fur seal. There's one more example which was studied by Sir M. Anderson, a Swedish biologist, and he demonstrated sexual selection in African widow bird. उन्होंने widow bird के अंदर ये चीज़ देखी. There is marked sexual dimorphism in these birds with males having 1/2 meter long snowy tail. Males के पास बहुत लंबी लंबी tail होती है and prominent patches और सुंदर सुंदर patches होते हैं wings पे. Females की tails जो होती है वो shorter होती है और dull colored होता है, मतलब उनमें कोई ज़्यादा सुंदर colored नहीं होते. There is strong territorial behavior in males and in their specified territories they maintain the number of nesting females. Anderson created variation in tail length of male birds. उन्होंने क्या करा, मेल बर्ड्स की, अब उनकी बहुत लॉन्ग टेल थी तो उन्होंने क्या करा, उनकी टेल को कट करके ना अलग अलग, कुछ ऑर्गेनिजम्स को लॉन्ग टेल ही रहने दिया, कुछ ऑर्गेनिजम्स की टेल मीडियम लेंथ की कर दी, कुछ को शॉर्ट टेल्ड ऑर्गेनिजम्स बना दिया. तो लेटर ही केम टू नो कि जितने लॉन्ग टेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनका जो सेक्सुअल सिलेक्शन है वो ज़्यादा है. दैट मीन्स उनकी जो नेस्टिंग है वो ज़्यादा है, फीमेल्स उनको ज़्यादा सिलेक्ट कर रही हैं इन कंपैरिजन टू मीडियम टेल्ड या शॉर्ट टेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आर्टिफिशियली लेंथ है, उन्होंने कुछ की तो और एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ा दी टेल की. नॉर्मली अनमैनिपुलेटेड मतलब इतनी लेंथ थी, देन टेल्स कट एंड रिप्लेस, टेल्स और शॉर्ट कर दी और टेल्स और शॉर्ट कर दी. तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ नेस्ट पर मेल जिनकी लॉन्ग टेल थी, दे आर एबल टू इम्प्रेस मोर फीमेल काउंटरपार्ट्स देन द वन विच वर हैविंग शॉर्ट टेल्ड. ठीक है, तो ये जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है इसका एक पर्पस ये भी है, सेक्सुअल सिलेक्शन. As a result, he created 3 classes of male birds, males with short tail, normal tails and long tail. The 3 classes of birds, when released into their natural habitat, were able to successfully establish their own territories. But males with long tails were more successful in attracting the female to their territories, and birds with short tails were least successful. The experiment demonstrated that certain characters do play an important role in maintaining the difference between the sexes and the female choice of such characters. Will with an extreme specialization of any character lead to extinction of species? अब एक चीज़ आती है कि क्या ऐसी किसी स्पेशलाइजेशन से एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्या ऐसे किसी स्पेशलाइज कैरेक्टर से क्या एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज हो सकता है? तो ऑब्वियसली हो सकता है. अगर आप यहाँ पे देखो जितने भी शॉर्ट टेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी नेस्टिंग इतनी कम है, तो धीरे धीरे करके अगर ये शॉर्ट टेल्ड ऑर्गेनिजम्स को फीमेल सेलेक्ट ही नहीं करेंगी तो मतलब दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और धीरे धीरे करके इनके नंबर्स जो है वो कम होते रहेंगे. तो देर आर चांसेस दैट दे मे गेट एक्सटिंक्ट वन डे. ठीक है,
In Anderson's experiment, it was shown that the females most of the time preferred males with long tail. This would result in the majority of male progeny born with long tail. If the process were to continue, the gene for long tail is selected for, and the population in the long run would consist of only long-tailed birds, and a few among them having extreme development of the tail. Conspicuous characters such as long brightly colored tails easily invite attention of predators. अब देखो एक चीज़ तो ये है कि हमने बोला कि हाँ ये ऑर्गेनिजम्स को ये बेनिफिट मिल रहा है, सेक्सुअल सिलेक्शन का बेनिफिट मिल रहा है कि जो लॉन्ग टेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फीमेल ज़्यादा सेलेक्ट कर रही है तो इनकी नेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, इनके बेबी ज़्यादा हो रही है. ऑन द कॉन्ट्रेरी द ऑर्गेनिज्म द बर्ड्स विच आर हैविंग शॉर्ट टेल्स उनकी नेस्टिंग कम हो रही है तो उनके जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है वो कम बन रहे हैं, एंड देयर आर चांसेस दैट दे मे गेट एक्सटिंक्ट. बट एक और प्रॉब्लम है, जो लॉन्ग टेल्ड ऑर्गेनिज्म है या जो ब्राइटली कलर्ड जिनके फेदर्स हैं या विंग्स है, दे आर मोर वल्नरेबल टू अटैक बाय द हंटर्स और बाय अदर प्रेडेटर्स. ठीक है, सो सच कैरेक्टर्स में ऑल्सो रिड्यूस द फिटनेस एंड माइट पॉसिबली रिजल्ट इन एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशीज. तो ये भी हो सकता है कि जो लॉन्ग टेल ऑर्गेनिज्म है क्योंकि दे आर इजी टू हंट बाय द प्रेडेटर्स, दे आर इजी टू हंट बाय द हंटर्स, तो मे बी दे कैन गो एक्सटिंक्ट एज वेल. बट हाँ, on a safer side वो अभी तक safer side पे हैं because they are present in large numbers. R.A. Fisher termed this kind of selection process as runway selection. तो इस process को उन्होंने क्या बोला? Runway selection. So this was about sexual selection. The next question describe the Haeckel law and पे क्या क्या criticism मिले थे. From this part we'll continue in the second part of the video, otherwise it will be too long. Thank you for watching. Keep studying, and if you are having any doubts, feel free to put that in the comment section. Thank you.